अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा बेटे, आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3, दो एक्सपेरिमेंट है जो आज हमने परफॉर्म करने। और गुड थिंग ये है कि मैंने इन दोनों एक्सपेरिमेंट के ना मज़ीद पीपीटी स्लाइड जो है वो डाउनलोड की है, तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें आसानी से समझ भी आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ये एक सब्जेक्ट जस्ट इंफॉर्मेटिव था, सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट था जिसमें हम लोग टूल्स को और टर्मिनोलॉजीज़ को, इंजीनियरिंग में जो नॉमेनक्लेचर यूज़ हो रही है उनको हम लोग देखते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इसके अंदर छोटे छोटे से फोर्स आपको प्रोजेक्ट रख दिए हैं, जिनको ओपन एंडेड लैब के थ्रू ही एवेलुएट किया जाएगा। आज की जो लैब है उसके बाद जो अगली आपकी मेरा ख्याल फोर्थ लैब होगी, उसमें हम आप लोगों का 1 बाय 1 वाइवा लेंगे, ग्रुप वाइज। आप लोग एक ही क्लास में सारे लोग आ जाएंगे, तो वहाँ पे ऑनलाइन आपका वाइवा होगा 9 to 11। तो इसमें आप लोग एक तरतीब ये रखेंगे कि पहले ग्रुप जो सेक्शन ए में से आएगा, फिर ग्रुप सेक्शन बी में से आएगा। ठीक है, मैं आपको बतलाता चलूँ कि ये ओपन एंडेड लैब का मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट जो है वो बेटे वो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने बना दिया है कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसमें मैंने ना आपके टोटल 21 ग्रुप के लिए ये बता दिया कि आपने कैसे कैसे बनानी है। सॉकेट जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो आपने ये तो स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, एक छोटा बोर्ड भी होता है जिसमें 2 सॉकेट्स होती हैं, वो वाला। तो इस बोर्ड को अगर ये बनवाना होगा तो मैं इसके साथ लिखूंगा स्टैंडर्ड बोर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड बोर्ड इसलिए क्योंकि इसमें हर तरह की पिन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, 3 पिन भी और 2 पिन भी। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ बनाने के लिए वो बेटे आपका है ये वाला बोर्ड, ये वाला इस तरह से। ज़रूरी नहीं है मैंने सॉकेट जो है किसी से 10 भी बनवाई है, किसी से 12 भी बनवाई है। ठीक है, हर बंदे की डिफरेंट है, तो हो सकता है ये बोर्ड डबल भी हो जाए, तो ये बना देना। आपने बोला ये प्लास्टिक वाले बोर्ड नहीं मेरा बेटा बनाने, सबने ये देसी बोर्ड बनाना और इसके पीछे आपने चिप बोर्ड लकड़ी का कोई आपने टुकड़ा लगा देना है। ठीक है, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, तो आप इस तरह से बोर्ड बनवा सकते हैं। तो वो मैंने आपको डिटेल जो है वो इस ग्रुप में लिख दी है कि एक बटन होगा, जैसा कि आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये इसके अंदर एक बटन है और बाकी 1 2 3 4 5 सॉकेट है। ये एक बटन और 5 सॉकेट, और ये तकरीबन 10 मीटर इसकी वायर है। तो मैंने ये लिख दिया, एक बटन है, 6 सॉकेट है और 10 मीटर वायर है विद 5 एम्पेयर स्विच। ये ए का मतलब एम्पेयर है। ठीक है, ए स्मॉल लिखा गया यहाँ पे, मतलब 10 एम्पेयर का भी होता है, 15 एम्पेयर का। तो आप बड़े वाला एम्पेयर ले लो, ताकि अगर आगे लोड में कोई किसी ने यूज़ भी करना है तो वो आपको मिल जाएगा। ये बेटे सारी की सारी 21 एक्सटेंशन जो है वो बन जाएंगी। अगर इससे ज़्यादा लोग हैं तो वो इनमें से कोई भी सब उठा सकते हैं। मैक्सिमम 2 ग्रुप जो है वो एक प्रोजेक्ट को रिपीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने पहले ये सी आर डिफाइन करेगा कि कौन सा ग्रुप कौन सा बनाएगा। बेहतर यही है कि आप इसमें से एक एक उठा लें। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक एक ब्रेकर भी लगाना है, उनकी सॉकेट कम है, ब्रेकर मतलब मैंने देखा है कि यार किसी को ज़्यादा लोड ना है, फाइनेंशियली भी और काम के लिहाज से भी। और किसी की मतलब ये 10 मीटर है, किसी की 8 मीटर है, किसी की 7 मीटर है, किसी की 10 मीटर है, किसी की 6 मीटर है। इस तरह मैंने वायर को भी डिफाइन कर दिया है। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो कम अज कम मैक्सिमम 2 ग्रुप कर सकते हैं, और एक ग्रुप के अंदर जो है वो 4 मेंबर होंगे मैक्सिमम। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 होंगे, मिनिमम 2 होंगे। ठीक है, तो ये बेटे मैंने आपको ये गूगल क्लासरूम में अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, ये ओपन एंडेड लैब के नज़र आएगी आपको, ये आपने बनाना है। और अगली जो लैब है वो लैब नहीं होगी, बल्कि आपकी ओपन एंडेड लैब होगी। और जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट होगा वो फिफ्थ के साथ आपको मिल जाएगा अगली लैब में, क्योंकि वो आपको पता है एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे हैं, तो ज़रा 2 2 करके इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको लर्निंग का प्रोसीजर भी हो। और दूसरा बेटे क्राइटेरिया ये होगा कि आपने जब ये बोर्ड बनाना है, आपने मुझे फिजिकली नहीं बना के दिखाना, आपने
2 अटेम्प्ट कर ले, 3 अटेम्प्ट कर ले, 10 अटेम्प्ट कर ले, आपके ग्रुप में से कोई एक बच्चा इसकी वीडियो बनाएगा और खुद अपनी वीडियो उसकी नज़र आ रही है, वो उसका तस्वीर नज़र आएगी, ठीक है। तो वो बनाता बताएगा कि देखिए जी मैंने बोर्ड असेंबल किया, बेशक वो किसी से सीख ले या नेट से उसकी हेल्प ले ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर वो खुद बना रहा होगा। जो वो अपना प्रोजेक्ट उठाएगा वो यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे मैंने ग्रुप 12 वाला प्रोजेक्ट लिया है, ग्रुप 11 वाला प्रोजेक्ट लिया है, तो वो बनाएगा और वहाँ पे असेंबल करेगा, और हार्डली वो वीडियो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है आपने, क्योंकि अगर आप 3-4 दफ़ा ट्राई करके पहले बोर्ड असेंबल कर चुके होंगे तो बाद में आप सिर्फ बोर्ड असेंबल कर दे, बाद में जो पेज से कसने वाला काम है ये बेशक बाद में भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपने इसको बाद में चेंज भी करना हो, बाद में पीछे गत्ता शत्ता या कोई भी वुडन ब्लॉक भी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने ब्लॉक बोर्ड की वीडियो आपने बना के रखनी है। जैसे मैं किसी भी ग्रुप मेंबर को कहूँ अपनी कौन सा ग्रुप मेंबर है वो मुझे वीडियो बताए, तो आप ये समझ लें पहले घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 5 मिनट की अगर मैं एक ग्रुप के ऊपर टाइम भी लगाऊं तो 12 ग्रुप एक घंटे में फ्री हो जाते हैं और 12 ग्रुप अगले घंटे में। तो मैक्सिमम मेरा ख्याल आपके 24 ग्रुप नहीं है, मैक्सिमम भी हुए तो 18 19 20 ग्रुप होंगे, तो हम 7-7 8-8 मिनट भी ले लें, ठीक है। इसमें मैं वीडियो देखूंगा, वीडियो देखने के बाद कोशिश करें 5 मिनट तक बना लें, मैक्सिमम 7 मिनट तक। कुछ वीडियो का पार्ट देख के मैं आपका कहूँगा कि हाँ जी किस किस ने बनाया, वो सारे बच्चे ऑन अपना माइक ऑन करेंगे और उनमें से किसी एक से मैं क्वेश्चन करूँगा और वो आपके मार्क्स में लगा दूंगा विद रिस्पेक्ट टू योर रोल नंबर, ठीक है। ये बेटे सारा कॉन्सेप्ट होगा। ये वीडियो आपने मेरा बेटा बना के रख लेनी है, जैसी क्लास होगी, मतलब एक तो आपकी इस वीक की क्लास है जो गालबन मेरा ख्याल है कि आज है 5 6 7 अप्रैल को होगी, 7 अप्रैल को, और 7 से अगले एक 14 अप्रैल को मेरा ख्याल फर्स्ट रोज़ा होगा उस दिन। और रमज़ान मुबारक में बेटे पूरे 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ताकि हम जो आप लोग नमाज वगैरह पढ़ के कोशिश करें बेशक 7:30 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दें, ताकि पहले क्लास स्टार्ट हो जाए आपकी। बाद में आप फिर अपना रेस्ट अगर करना है, रमज़ान है तो आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर आप सहरी रख के बेटे सो जाते हैं तो उसके बाद बेटे आपके लिए उठना 10 बजे या 9 बजे बहुत मुश्किल होगा। तो आप एक दफ़ा क्लास पढ़ के सो जाए, फिर इसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटे आपकी जो पहला रोज़ा होगा, पहले रोज़े ही आपकी प्रेजेंटेशन होगी, मतलब आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें सीखेंगे, ये मैं आपको ये जो है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, उसके साथ बेटे आज हमने पढ़ना है आ, आपके सेफ्टी एंड सेफ्टी रेगुलेशन, ये मैं भी समझाऊंगा ये क्या प्रोसीजर है। ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, ये आप पढ़िएगा, लेकिन मैंने कुछ पीपीटी स्लाइड निकाली हुई हैं तो वो वहाँ से इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अच्छा बेटे, ये है बेटे आपका सेफ्टी मॉड्यूल की एक छोटे से मेरा ख्याल 50 स्लाइड्स होंगी, ये जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं। ये मॉड्यूल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो इंसानी जान है, ठीक है। हम लोग इंजरी से बच सकें, डेथ से बच सकें, ठीक है, कोई भी हमारा लॉस ना हो सके। इवन के इसके बाद जो ह्यूमन लॉस के बाद जो सेकंड लॉस आता है वो बेटे आपके इक्विपमेंट का लॉस है, वो ना कहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर मुझे कोई भी काम करने के स्टैंडर्ड मुझे क्या क्या अलाउ करते हैं, मुझे किस तरह की चीज़ें अपने जो ऑपरेटर टेबल है उसके पास रखनी है। ये जितनी भी अवेयरनेस है ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि डेथ, इंजरी और अदर जो भी है इक्विपमेंट की डैमेजेस और मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये क्या करेगी, अवेयरनेस पैदा करेगी ताकि आप डेंजर से बच सके, ठीक है। और ना सिर्फ खुद बच सके बल्कि दूसरों को भी बचा सके। एक स्किल है, लिमिटेशन है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होंगी इसमें। जो मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे ये इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल बेसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक लैब लेबोरेटरी के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनके बारे में, ठीक है। ये बेटे स्लाइड भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, वेयर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका टीचर होता है, सुपरवाइज़र होता है, जैसा कि अगर मैं हूँ तो मैं एज अ सुपरवाइज़र भी हूँ आपका, मैं आपका टीचर भी हूँ, मैं आपका मैनेजर भी हूँ,
हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आपका चेयरपर्सन होता है, ये असल में कंपनी के लिहाज से एक स्लाइड बनाई है उन्होंने कि कंपनी के अंदर अगर आपको कोई आपने कहीं काम करने जाते हो तो आप उस कंपनी के हेड से पूछोगे कि सर इसके प्रिकॉशंस क्या है, मुझे इस लैब में काम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी, मैं कैसे काम करूँगा, सेफ्टी स्टेटमेंट होंगी, कमेटीज होंगी, ऑफिसर्स होंगे, मतलब ये सारे के सारे उसने बताया हुआ एक यूनिवर्सिटी के लिहाज से कि कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी में जो हम लोग सीखते हैं बेटे वो दो ही कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इंसान को जो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड का सबब बनती है, तो वो या तो बेटे वोल्टेज होता है या करंट होता है। तो इस पूरे जो आपकी ये स्लाइड है इसमें हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेज इन दोनों में मेन फिजिकली डिफरेंस क्या होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए कैसे जो है वो कारआमद होते हैं और हम लोग कैसे कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए हमें करंट का और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बॉडी पे क्या इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है वो होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड कैसे बचा जाए वो होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होते हैं, पहले है इलेक्ट्रिशियन जनरल गाइडलाइन ऑफ द प्रिकॉशन। ये समटाइम आपको जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं या आपकी लैब्स हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, इनको इनसे कैसा बचा जाता है, इनके जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो फ्यूजेस हैं, ई लैब्स है, केबल्स है, कनेक्शन है, जहाँ से हम लोग इससे बच सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अपनी लैब में भी आएंगे ना तो लिखा होगा डू, मतलब जो सी चीज़ें करनी चाहिए, और डजंट जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वॉच आउट फॉर होता है कि आपने देखनी है लेकिन इसमें अपनी इन्वॉल्व नहीं होना। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे उन्हीं जगहों पे एप्लीकेबल होता है, ये छोटी सी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, जहाँ पे आपको वोल्टेज को और करंट को उसका कैरियर मिल जाएगा, कैरियर मतलब कंडक्टर। ठीक है, अगर कंडक्टर मिलेगा तो वो उसमें फ्लो कर पाएगा। अब वोल्टेज दो तरह के होते हैं, एक तो वो वोल्टेज है जो हमें वापडा दे रही होती है जो कि एसी है, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव और डीसी है, डायरेक्ट करंट, जो वोल्टेज के जरिए हमें मिलता है। ये इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक सिंगल फेज होता है, इधर देखें, और एक थ्री फेज होता है। सिंगल फेज और थ्री फेज ये आपको पता ही है, आपने सीखा होगा कि एक में टर्मिनल ऑफ कनेक्टर एक होता है और एक में तीन होते हैं, मतलब तीन जगह से आप लोग कनेक्शन को ले सकते हो वोल्टेज को इनहेंस करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को। करंट क्या होता है, करंट बेसिकली वोल्टेज एक वैल्यू है जिसके थ्रू करंट को वो पुश करता है कि वो सर्किट में से पास आउट करे। तो नॉर्मली कहता है कि जो थ्री फेज वोल्टेज होते हैं या थ्री फेज, ये एसी की बात कर रहा है, डीसी के अंदर नहीं होता ये, वो नॉर्मली एसी डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है सिंगल फेज, और जो थ्री फेज एसी होता है वो प्रोफेशनल पर्पज के लिए। वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट ही होता है और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सर्किट के अंदर क्या चीज़ होती है, सर्किट के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो चीज़ मूव कर रही होती है वो नॉर्मली करंट होता है। अब ये समझ लें एक स्लाइड पे अगर एक बच्चा खड़ा है ना, तो जो पुश कर रहा होता है वो वोल्टेज होता है, जो जा रहा होता है वो करंट होता है, मतलब जिस बच्चे को पुश कर रहा है वो करंट है, और जो पुश कर उससे जो पर्सन उसको पुश कर रहा होता है वो वोल्टेज होता है। ठीक है, और सर्किट में जो धकेलता है वो वोल्टेज है, जो एनर्जी ट्रांसमिट करवा रहा होता है वो करंट होता है। ठीक है, दोनों के अंदर हम लोग ये डिफरेंस कर सकते हैं। ये पानी की एग्जांपल भी ली गई है कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में बेसिक फर्क क्या होता है। बेसिकली आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा, क्योंकि आपको पता है। कहता है जो वाटर फ्लो है जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये वाटर फ्लो, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है, मतलब इसको हम करंट बोलते हैं, जो पानी का बहाव है ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ये करंट है। जो वाटर प्रेशर है, जो मतलब मैंने आपको बताया ना जो धकेलता है पानी को, वो वोल्टेज है। ठीक है, जो पाइप है, ये पाइप, जो ये पाइप यूज हो रहा है ये क्या है, कंडक्टर है। और जो ये पंप है जो उसको पानी निकाल निकाल के दे जा रहा है वो बैटरी है। तो अगर आप ये एग्जांपल सपोज करें तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यार जो फ्लो होता है, एनर्जी का बहाव होता है वो करंट होता है, और एनर्जी के बहाव को जो सस्टेन करता है वो आपका वोल्टेज होता है। ठीक है,
और जो एनर्जी के बहाव के लिए मीडियम का काम करता है वो कंडक्टर है, और जो एनर्जी लेके आता है वो बैटरी है। ठीक है, तो ये बेटे आपका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकती है। हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस क्या होती है? लॉन्ग पाइप के लिए हाई रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रेवल करके जाना होता है, और यहाँ पे जो ये वॉल लगे हुए हैं ये एक तरह का रेजिस्टेंस है जो पानी के बहाव को कम या ज़्यादा कर देते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे आपके घर के अंदर पंखों के साथ टिमर लगा होता है। जब आप रेजिस्टेंस कम करते हो पंखे की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, उसका नंबर 1 होता है। जब नंबर 1 पे आप टिमर करते हो ना अपने बोर्ड के ऊपर से, तो असल में आप रेजिस्टेंस कम कर रहे होते हो, तो सारा का सारा वोल्टेज पंखे को मिलता है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही आप उसका नंबर 7 पे लेके जाते हो, मतलब आप उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते हो, तो उसके पंखे को करंट कम जाता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे एक बैटरी वीक थी, कम एनर्जी कम लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा एनर्जेटिक बैटरी होगी तो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगी। स्विच का काम ऑन और ऑफ जो वॉल कर रहे होते हैं। वोल्टेज जितना वोल्टेज बेटे इंक्रीज करोगे इतना करंट इंक्रीज होगा, जितनी रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे इतना करंट इंक्रीज होगा। इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसी भी अननोन बंदे को करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में समझाने के लिए। ठीक है बेटे, बाद में ये वोल्टेज क्या होते हैं, मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आगे हमने पढ़नी है, तो आल तो आपने चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा आपसे गो थ्रू हो जाए, आपको समझ आ जाए। तो वोल्टेज लो वोल्टेज क्या होती है और हाई वोल्टेज क्या होता है? जिनमें बेटे कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो लो वोल्टेज, जिसमें कैपेसिटी जो कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो हाई वोल्टेज होती है, लो कैपेसिटी होगी तो वो लो वोल्टेज होगी। इनमें नॉर्मली 12 वोल्ट का होता है, 24 वोल्ट और 48 वोल्टेज होता है। ये नॉर्मली आपकी रिमोट कैरियर के तौर पर, मतलब गाड़ियों में, मोबाइल्स में ये यूज़ किए जाते हैं। मोबाइल का बेसिकली कितना वोल्टेज होता है, ज़रा आपने ज़रा सोच के मुझे क्लास में बताना है सबने, एग्जैक्ट वोल्टेज कितने होते हैं मोबाइल के? अच्छा, वोल्टेज ऑफ हाई क्या होती है? ये आपके जो मेन वायर के अंदर या बड़ी बड़ी बैटरीज के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं 100 से 300 वोल्ट तक होते हैं। और वेरी हाई वोल्टेज जो आपके घरों में, मशीनरी में, फोटोकॉपियर में यूज़ होते हैं 1 किलो वोल्ट तक, 1000 एसी वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं वेरी हाई वोल्टेज में। बेटा ये एक छोटा सा सर्किट बनाया, आल दो तो ये आपको पता है ये क्यों बनाया है, लेकिन इसकी एक रीज़न है कि जब तक करंट का पाथ कंप्लीट नहीं ना होता आपकी कोई भी चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, मॉनिटर नहीं होती। तो ये उसने बस ये इसमें ये चीज़ समझाई है कि जो अर्थ वायर होती है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की जाती है साइंटिफिक नोटेशन में, इंजीनियरिंग के अंदर। लाइव वायर रेड से क्योंकि हॉट होती है इसलिए लाल है, और न्यूट्रल वायर जो होती है वो आपकी ब्लू से होती है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट लाइव और न्यूट्रल यूज होती है, अर्थ बहुत कम यूज होती है। ठीक है, जो आपकी एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं या जो रीस्टोरिंग वोल्टेज होते हैं वो अर्थ वायर से ग्राउंड कर दिए जाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता, ये करते क्यों लोग हमारे पाकिस्तानी, तो ये अर्थ वायर की वो वायर को काट ही देते हैं कि ये इसका कोई फायदा नहीं। डेफिनेटली इसका सर उस मशीन के या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के चलने में कोई काम नहीं होता, लेकिन इसके फायदे बहुत होते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक छोटी सी डायग्राम ऐड की है कि कंप्लीट सर्किट क्या होता है। जब कंप्लीट सर्किट लूप का बंदा एक चल रहा है ना, एक तार को पकड़ा, उसको कुछ नहीं होगा, वो लटक रहा है जैसे एक परिंदा चल बैठा हुआ है। उसको करंट कब पड़ेगा? जब वो कंडक्ट बन जाएगा। कंडक्ट का क्या मतलब है? मतलब देखिए उसमें हाथ लगाया वायर पे और जमीन पे उसके पाँव है, तो अब एक पूरा कंडक्टर बना हुआ है, क्योंकि इंसान एक बहुत अच्छा कैरियर है वोल्टेज का। तो जो चीज़ बहुत अच्छी होती है वो वोल्टेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर आप लटके हुए हैं तो ज़मीन पे आपके पाँव नीचे हवा में है, तो इसलिए आपको करंट नहीं पड़ा। लेकिन जब आप एक कंडक्टर बन गए, एक पाथ बन गया नो, तो फिर मज़ा आपको आएगा। अच्छा, ये उसने एक बेसिक इलेक्ट्रिक थ्योरी बताई है कि वोल्टेज की और करंट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये वही बातें जो पहले मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूमन बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बेटे थोड़ी सी चीज़ें, ये सेफ्टी के लिहाज से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंसान जो आपकी जो बॉडी है, मस्कुलर बॉडी है, इसमें छोटे छोटे से टिश्यूज होते हैं जो कि एनर्जी कैरियर का काम करते हैं। और आपको पता है जो वोल्टेज है ये भी एक तरह का एनर्जी कैरियर होता है। तो ऑक्सीजन का जो डिफरेंस होता है जब आप सांस लेते हो या आपकी जो हार्ट बीट होती है वो चेंज होती है ऑक्सीजन के इंटरचेंज से, तो उससे क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं वो बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, तो वो एक गुड कैरियर होते हैं। इसका मतलब उनमें हाई एनर्जी पेनिट्रेट होती है एनर्जी को ट्रैवल करवाने के लिए। मतलब इंसानी बॉडी सबसे अच्छा कैरियर है, मतलब मीडियम यूज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो आपका ब्रेन होता है वो आपके इलेक्ट्रिकल पल्स को करता है। आपने अक्सर का देखा होगा कि जैसे आपका ब्रेन
आप अपने ब्रेन से कोई भी सिग्नल देते हो तो आपका हाथ या पाँव मूव करता है, इवन आपकी आइज वगैरह भी। ब्रेन की मर्जी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक इंसानी बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्ट आर्क होता है। बायो वाले बच्चे बहुत समझते हैं कि सडन जब आपकी उंगली पतीली को लगती है, गरम गरम पतीली को, तो फौरन आप हाथ पीछे कर लेते हो। इतनी जल्दी रिस्पॉन्स ना ब्लड करता है ना बोन सिस्टम करता है। एक इंसान की बॉडी के अंदर एक और सिस्टम होता है जिसको रिफ्लेक्ट आर्क बोलते हैं। ये इंसानी माइंड से जो आपको पल्स जनरेट होती है ना, उसकी वजह से आपको ये सिग्नल जाता है। या समटाइम आप देखा होगा कि बाइक चलाते हुए बॉयज सडन ब्रेक लगा लेते जैसे भी एक्सीडेंट होने वाला, तो वो कहते हैं यार अल्लाह ने बचाया। तो इतनी सडन से तो ब्लड तो नहीं काम कर रहा होता, वो रिफ्लेक्ट आर्क होता है जो ब्रेन से फौरन सिग्नल देता है और आपको सडन किसी भी इन्वायरमेंट से बचाने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, तो ये इंसानी बॉडी का एक छोटा सा नोमेनक्लेचर होता है। बाकी एक्सटर्नल सर्किट के लिए आप कोई भी चीज़ गर्म है ठंडी है उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आपके काफ़ी स्पर्म सिस्टम भी ऐसे हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी जो ऐसे कैरियर होते हैं उनके यूटिलाइजेबिलिटी का काम करता है। तो इंसान एक बायोलॉजिकली एक पूरा थीम है। तो जो आपका हार्ट पंपिंग है वो पूरा पूरा फ्लक्चुएट करता है आपके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। तो जब वो सर्कुलेट करता है तो ये एक कैरियर का काम बन ही जाता है। तो ब्रेन वाली बात भी मैंने आपको डिस्कस कर दी। ये बेटे वो ये होता है कि छोटा थोड़ा करंट होता है, आप लगाते हो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1 एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर 5 से 10 होगा तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं, आप गिर जाओगे। तो अगर 20 से 50 होगा तो वो कहता है ठीक है, आप पॉसिबल फैटल हो सकते हो, डैमेजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 8000 तक जा रहे हो तो डिके हो सकते हो, मतलब आप हो सकते हो। तो कहता है कीप द वोल्टेज लो, डोंट मेक योर बॉडी अ पार्ट ऑफ द सर्कल। कभी भी आप सर्कल के दरमियान एज अ कैरियर का काम नहीं करिएगा। यही उसने बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया, या पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड द एसोसिएट हैजर्ड। अच्छा जी, लाइफ सपोर्ट मसल्स यूज होते हैं, जैसे मैंने कहा ब्रीथिंग के अंदर, डायफ्राम के अंदर, हार्ट फ्लक्चुएशन के अंदर, जो हार्ट आपकी पंपिंग करता है ब्लड को। ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कैरियर का संबंध है। तो हमने देखा है कि इससे डैमेजेस क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकता है, डेथ हो सकती है, इंटरनली को ऑर्गन्स आपका तबाह हो सकता है खुदा ना खास्ता, एक्सटर्नली कोई स्किन डैमेजेस हो सकती है। इंटरेक्ट इंजरीज में क्या है, तब आप लैडर से करंट पड़ा, आप लैडर से करके, मैं करंट ने आपको कुछ नहीं इतना इम्पैक्ट दिया लेकिन वो डर की वजह से आप गिर गए, और अक्सर बार होता भी है हमारे साथ। थ्रोन बैक, सर बज गया किसी जगह पे, शार्प जगह पे सर फट गया। ड्रॉप ऑब्जेक्ट, कि आप हिले, ऊपर से कोई चीज पड़ी थी वो सर पे आके बज गई। और थर्मल बर्न हो सकता है कि वो चीज जल गई, उसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होगी। ये वायर्स और केबल दोनों के साथ आपकी इंजरी भी हो सकती है। आपकी बॉडी खुदा ना खासा बर्न जो वायर है उसके साथ लग जाए तो आपकी स्किन भी बर्न हो जाए। जैसे ये बंदा है, ये गिरा, तार से गिरा तो ये मशीन से सर गिरा। ये जैसे हम लोग पंजाबी में बोलते हैं कि गुंजल डाल के रखना, तो ये आप लोग अगर मिसलिनियसली यूज करोगे तो मसला होगा। आप उसको प्रॉपर एक टैगिंग कर दो तो ये हो सकता है। ठीक है, ये उसने बेहतर तरीका बताया इन दोनों का कि इसके ऊपर कोई चीज स्टिकर वगैरह लोग लगा देते तो एक अच्छी चीज है। अल्लाह माफ करे, ये इस तरह के डैमेजेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल थ्योरी सेक्शन बेटे क्या हो सकता है, सेफ्टी गाइडेंस प्रिंसिपल के लिए कीप द करंट एंड वोल्टेज एट मिनिमम। आप कोशिश करें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको कम रख दें। मतलब कम रखने का मतलब ये बंद कर दें अगर आप यूज़ नहीं करें। समटाइम आप लिक्विड का कोई काम कर रहे होते हो, मशीन साथ एक्सटेंशन बोर्ड लगाया होता है तो वो फिर आपके लिए मसला बनेगा। अच्छा बेटे, एक्सटेंशन बोर्ड से याद है, जितनी भी एक्सटेंशन आपने सबमिट करवानी है ना, वो आप सारी की सारी ना, बिलाल लड़का नहीं है आपकी दूसरे सेक्शन में, उसको देंगे। और दोनों सीआर, बल्कि दोनों क्लासेस के डिप्टी सीआर भी, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्सटेंशन के मेरे तक पहुंचाने के लिए। आप यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद में किसी बच्चे की ड्यूटी लगा दें अगर आप नहीं आ सकते, तो वो एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो मुझे दे दें। ये रमज़ान से पहले पहले मुझे देने हैं, मतलब अगली, ये जो मंडे को है ना, नेक्स्ट मंडे, एक तो आज मंडे है ना, तो एक नेक्स्ट मंडे, मतलब आपकी क्लास से 2 दिन पहले अपने एक्सटेंशन बोर्ड मुझे जमा करवाने हैं। ठीक है, वो किसी भी फैसलाबाद वाले बच्चे के ज़िम्मे लगा दें, बिलाल इधर ही रहते हैं उनके ज़िम्मे लगा दें। ठीक है, दोनों क्लासेस के बोर्ड एक वो थैले में या शॉपर में डाल के ले आए इधर, तो इधर फिर मैं उनसे कलेक्ट कर लूँगा। अगर वो इधर नहीं ला सकते, बिलाल यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, तो बिलाल को सबमिट करवा दे। बिलाल आप अपने पास सबमिट कर लेंगे ये,
फिर मैं बिलाल से मंगवा लूँगा किसी भी बच्चे को भेज के, ठीक है, जैसे उनको ईजी है। अगर वो खुद देना चाहे तो भी ठीक है, अगर कोई और बच्चा लाना चाहे तो भी ठीक है, नहीं तो उनको घर में सबमिट करवा दे, मैं किसी स्टूडेंट को भेज के मंगवा दूंगा, ठीक है। अपने बोर्ड के पीछे अपने रोल नंबर ग्रुप नंबर लाजमी लिखना है। और ये बेटे नॉन रिफंडेबल है, ये सारी की सारी एक्सटेंशन पे आपके नंबर लग के ये हम लोग डिपार्टमेंटल यूज़ में ले आएंगे, और ये हर साल बच्चे बना के डिपार्टमेंट को गिफ्ट करते हैं, तो एक सारा साल साल उनका नाम चलता है, और हर साल ये ख़राब हो जाती है, फिर नई आ जाती है, हर साल नए बच्चे आते हैं तो बना देते हैं। तो ये नॉन रिफंडेबल, इसमें से आपको ये प्रोजेक्ट आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेफ्टी गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल में बेटे क्या है, इनसाइड द ऑपरेटर्स अवे फ्रॉम द बॉडी फॉल्टी, व्हेन अ फॉल्ट इज डिटेक्टेड टेप आउट, जब आपको फॉल्ट मिल जाए तो सेफ्टी गाइडलाइन में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। मिनिमम वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं, कीप वोल्टेज अवे है, टेपिंग है, वही चीज़ें जो दोबारा एक्सप्लेन की गई है। तो ये उसने बताया हुआ कि आपकी जो तार होती है वो 3 तारें होती हैं, मैंने आपको बताया था। ब्राउन जो है इस जगह पे, उधर रेड यूज़ हो रही थी, इधर ब्राउन यूज़ हो रही है लाइव वायर के तौर पे। ब्लू जो है वो नेचुरल है, और जो 2 कलर की ग्रीन और येलो वो आपकी अर्थ वायर है। तो ये इस तरह के स्टैंडर्ड शू यूज़ किए जाते हैं आपके कंप्यूटर पावर केबल के लिए। ये उसने लगाने का एक तरीका बताया हुआ, क्या वैसा लगा सकते हैं। ब्लू की जगह ना आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो, कि ब्लू वायर अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो। ये बेटे फ्यूजेस की काइंड्स हैं, और ये डीबी बोर्ड्स हैं जो यूटिलाइज करते हो। ये लाइव और नेचुरल वायर का कॉन्सेप्ट उसने बताया हुआ कि कैसे लाइव, नेचुरल और फ्यूज के बारे में, कि फ्यूज का क्या काम होता है, कि अगर आप फ्यूज नहीं लगाते हो तो सर्किट पूरा बच जाता है, फ्यूज जस्ट बंद होगा, ठीक है, तो आप जो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है उससे बच जाओगे, ठीक है। अर्थ लीकेज वायर होता है, इसमें जो है वो 3 तरह के इसमें आते हैं। एक तो RCD होता है, रेजिडुअल करंट डिवाइस होता है। रेजिडुअल करंट डिवाइस का मतलब होता है कि इसमें आमतौर पे जो मैक्सिमम करंट आपके घर का होता है ना, वो उसको पता होता है, जब उससे ये एक्सीड कर जाएगा ना तब ये ट्रिप हो जाता है। एक रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये नॉर्मली आपके घर में ये यूज होता है। एक होता है मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, ये नॉर्मली जब आपका यूपीएस लगा होता है ना तो ये उस पर काम नहीं करता घर में। वैसे यूपीएस के अलावा बाकी तमाम सर्किट पर काम करता है, क्योंकि यूपीएस जो होता है वो फीडबैक करंट करता है, बैक मारता है, तो जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक हर दफ़ा ट्रिप ही रहता है, तो इसको आपको बाईपास करके लगाना पड़ता है यूपीएस से। और जो रेजिडेंस करंट ब्रेकर विद द ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, ये नॉर्मली इंडस्ट्री में लगता है, ये घरों में नहीं लगता। कि अगर आपकी मशीन है उसकी फ्लक्चुएशन है यार, ये 3000 वोल्ट मैक्सिमम और मिनिमम 2800 वोल्ट लेता है, तो उसके दरमियान आप उसी रेंज का अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाते हो, ठीक है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, तो ये लगानी भी चाहिए। इसके अंदर एक छोटा सा वो सर्किट होता है, इसकी जगह आप रिले भी यूज़ कर सकते हो। फ्यूज़ और ELCB में क्या फ़र्क होता है? EL जो फ्यूज़ होता है वो बेटे बर्न होता है, रिप्लेसेबल होता है, और ये टर्नेबल होता है। इसको आप फ्यूज़ को नया लगाते हो, इसको नया नहीं लगाते, बस इसको ऑन कर देते हो और इसके डैमेजेस वगैरह देख लेते हो। ये एक्सटेंशन बोर्ड होता है, इमरजेंसी स्टॉप बोर्ड है। ये एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में आपको पता है, ये अक्सर जगह पे हमारी यूनिवर्सिटी में भी लगा हुआ है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। इलेक्ट्रिकल समरी है इसमें, लाइव, नेचुरल, अर्थवायर, फ्यूज, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो। ये वही चीज़ें जो पहले पढ़ाई हुई हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और लाइब्रेरी। तो ये है लो यूजेस ऑफ पावर के लिए। बेटे यहाँ तक ना ये 40 मेरा ख्याल स्लाइड्स बनती हैं। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, एनवायरमेंटल इशू, ये सारी के सारे आपने पढ़नी है, ठीक है। और इसको हम लोग ना 40 से ऑनवर्ड हम लोग अपनी जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेटे आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो तैयार करना है, और बाकी क्लास में हम लोग इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आपने क्लास में प्लीज़ अपना जो टाइम है वो निकाल के आना है, ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। टाइमिंग क्लास में आने की ये है कि बेटे आप लोग 1.5 घंटे मतलब 9:30 बजे तक ये वीडियो देखोगे, उसके बाद आप क्लास में होगे, और वहीं पे मैं आपके अटेंडेंस मार्क करूँगा और थोड़ा सा ही आगे बढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। ये वीडियो आप देख लेंगे, थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं क्लास में। अपना बहुत ज़्यादा बेटे ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।